केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने इससे पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। खबरों की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान के साथ, जिस बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की उम्र पर असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा उन पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की 2047 के विजन पर ऐसी टिप्पणी कर डाली कि बड़े बड़े चेहरों के अखिलेश निशाने पर आ गए। उन्होंने पीएम के विजन को लेकर कहा कि वो 2047 तक खुद इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। और अब इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में न सिर्फ हलचल तेज है, बल्कि तमाम नेता अखिलेश यादव को उनके इस बयान को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से बयान दिया गया, इस बयान के बाद कैसे गरमाई ये सियासत, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। विकसित भारत के संकल्प को, जो पूरे भारत का संकल्प है, उस पर चलने की बजाय होची घटिया व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। यही अहंकारी नामदारों का असली चरित्र है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ सियासत करने के लिए विपक्ष राजनीतिक शिष्टाचार भूल जाए और अपनी सीमाएं लांघ दे तो उसे क्या ही कहा जाए। संवैधानिक पद पर बैठे पीएम मोदी की उम्र पर विवादित टिप्पणी करना न सिर्फ देश बर्दाश्त करेगा और न ही कोई दल। एक के बाद एक चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर हो रही बीजेपी की जीत से क्या अखिलेश यादव बौखला गए हैं? पीएम मोदी का विजन 2047 देश के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं। लेकिन ये बात विपक्षी नेता भला क्यों नहीं समझ रहे? खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। अखिलेश यादव के इस बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी कह रही है कि पीएम के लिए इस्तेमाल की गई ऐसी भाषा इन नामदारों का असली कैरेक्टर दिखाती है। ऐसे अशोभनीय बयान के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, वो देश का अपमान कर रहे हैं, इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे। अखिलेश यादव क्या अपने को खुदा समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं? वो तय करेंगे कि कौन कब तक जिंदा रहेगा। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनकी मोदी बैशिंग की जो सनक और साजिश है वो जो है वो सफल होगी, तो बार बार इनकी सनक और साजिश को जो है वो जनता ने सुपड़ा साफ किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बतौर यूपी के पूर्व सीएम संवैधानिक पद पर बैठ चुके अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की हो। इसके पहले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव ने दिसंबर 2021 में वाराणसी में कहा था कि पीएम मोदी काशी में 2-3 महीने रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है। आखिर इस समय पर वही रहा जाता है, बनारस में। पीएम मोदी ने उस समय ऐसा जवाब दिया था कि पूरी समाजवादी पार्टी सन्न रह गई थी। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र में विपक्ष के सियासी किरदार पर बड़े सवाल खड़ी करती है। जब परिवार में एक बच्चा भी जन्म लेता है तो माँ बाप जन्म लेने के साथ ही उसकी भविष्य की चिंता करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि अगर पीएम मोदी देश की भविष्य की चिंता कर रहे हैं
तो विपक्ष को ये बात इतनी खटक क्यों रही है? क्या पीएम मोदी का अपने देश के भविष्य के लिए चिंता करना गलत है? क्या राजनेताओं को सिर्फ आज की चिंता करनी चाहिए, आने वाले कल की नहीं? असल में विपक्ष की राजनीति का मॉडल 5 साल वाला है, यानी जब तक उनकी सरकार रहे उनकी योजनाओं का भविष्य दूरगामी होने के बजाय अगले चुनाव तक वाला होता है। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो अलग तरह की दूरदर्शिता वाली राजनीति करते हैं। विजन 2047 यानी भारत को विकसित करने का संकल्प सियासी लाभ से ज्यादा देश हित वाला है। शायद इसीलिए देश हर चुनाव में उनके सर पर जीत का सेहरा बांध रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सबक लेने के बजाय शत्रुपूर्ण भावना वाली सनक दिखाता रहता है। राजनीति में प्रतिद्वंदिता अच्छी बात है, लेकिन यही प्रतिद्वंदिता अगर दुश्मनी का रूप लेने लगे तो ये सिर्फ नफरत को ही जन्म देती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पत्रकारों से बात करते करते अखिलेश यादव भला राजनीति में भाषा की मर्यादा कैसे भूल गए, और पीएम मोदी की उम्र को लेकर, उनके जीवन को लेकर जो टिप्पणी की गई अखिलेश यादव की ओर से, उस पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि जब पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की गई है, नुकसान उठाना पड़ा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। इस बार भी अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार की देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टर में हिडमा की तुलना आदिवासी सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया, जबकि सरकार ने हिडमा को सबसे खूंखार नक्सलियों में से एक माना है। फिर ये कौन लोग हैं जो हिडमा को अपना हीरो बता रहे हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, साथ ही समझाएंगे आपको कि आखिर क्यों ये देश में आज बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर प्रदर्शन चल रहा था। हवा में लाल झंडे, लाल पोस्टर और लाल सलाम के नारे लहराने लगते हैं। कहने को ये प्रदर्शन प्रदूषण के खिलाफ था, लेकिन जो हाल वहाँ की तस्वीरों में नजर आया वो शायद कुछ और कहानी बयां कर रहा था। प्रदूषण के धुएं और फैक्ट्री की चिमनी के बजाय बैनर पर कुख्यात नक्सली हिडमा की फोटो थी। क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बौखलाहट है? टूल किट गैंग के लिए आखिर हिडमा क्यों हीरो है? सुरक्षा बलों की हत्या करने वाले हिडमा की तुलना भला बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत से कैसे की जा सकती है? सवाल ये है कि इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी पॉइंट पर ऐसे पोस्टर चुपचाप कैसे लग जाते हैं? क्या ये सब सिर्फ प्रदूषण के बहाने फैलाया गया फेक नैरेटिव है? इस टूलकिट गैंग के पीछे कौन है जो हिडमा को नायक बता रहा है? ये प्रदर्शन दिखाता है कि कितने संगठित तरीके से विचारधारा की पैकेजिंग की जा रही है और उसके लिए प्रदूषण जैसा जबरदस्ती का मुद्दा उठाया जाता है। क्या इस टूलकिट के पीछे कांग्रेस है? क्योंकि पीएम कई मौकों पर कह चुके हैं कि अर्बन नक्सली वाली सोच कांग्रेस को चला रही है। कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। जिस हिडमा का महिमा मंडन किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। हिडमा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों का टॉप कमांडर था। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक उसने आईईडी प्लांट कराया था। सुरक्षा बलों पर गुरिल्ला हमलों के लिए वो कुख्यात था। वो सुरक्षा बलों पर 26 से ज्यादा जानलेवा हमले कर चुका था। 1 करोड़ के इनामी हिडमा को हाल में आंध्र प्रदेश में ढेर किया गया। लोकतंत्र विरोध का अधिकार देता है,
लेकिन लोकतंत्र ये अधिकार नहीं देता कि किसी नक्सली को महिमा मंडित किया जाए। प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला करना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट मेरा दोस्त करने आया था, मुझे इतना पता है। वो बस इस नहीं, वो इन सब चीज़ में बस फंस गया है। जो 3-4 चीज़ लगातार एक साथ हुई है उसमें वो फंस गया है। बहुत सारे कॉल किसी ने दिया था इस प्रोटेस्ट को लेकर के आने में? नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एयर पोल्यूशन पे वो वहाँ करते हैं, तो उनसे ही पता चला था कि आज है यहाँ पे, कल था, तो उसी को देख के वो गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है व्हाट्सएप ग्रुप। इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज़ करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करना समझ में आता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिड़मा जैसे नक्सली का जय जयकार करना प्रदर्शनकारियों की सोच और प्रायोजित प्रदर्शन पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। सवाल यहाँ पर यह है कि जिन नक्सलियों ने कई जवानों को, देश के जवानों को मौत की घाट उतारा, आखिर उनके साथ हमदर्दी करने वाले ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? ये तब कहां होते हैं जब नक्सली इलाकों में ड्यूटी के वक्त नक्सलियों की ओर से जवानों को शहादत दे दी जाती है या उन्हें मार दिया जाता है। और ऐसे लोग प्रदूषण के प्रदर्शन की आड़ में आकर के इनके पोस्टर न सिर्फ लहराते हैं बल्कि नारेबाजी करते हैं, साथ ही पुलिस पे अटैक भी करते हैं। हालांकि अब इनका पूरा इलाज किया जा रहा है, पूरा हिसाब किया जा रहा है। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी इन दिनों विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। इरफान अंसारी खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रही हैं और बीएलओ अधिकारियों को बांधने की बात कर रही हैं। अब ऐसा क्या हो गया और पूरा मामला क्या है जिसके चलते इरफान का ये बयान सुर्खियों में है? दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। बिहार में हार के बाद विपक्षी नेताओं को एसआईआर वाला करंट लगा हुआ है। हार मानने की बजाय विपक्षी नेताओं की सुई घूम फिर कर एसआईआर पर ही आकर टिक जाती है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग एसआईआर अभियान चला रहा है जो गुंडागर्दी है। लेकिन अब झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का दोगलापन देखिए। कार्यकर्ताओं से बीएलओ को बंधक बनाने के लिए उकसा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? आपके लोग एसआईआर, आपका जो वोट है वो पूर्ण क्या करते हैं, आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट विश्वता बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। इरफान अंसारी उसी कांग्रेस पार्टी के बड़बोले नेता हैं जिनका नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलता है। इरफान का बंधक बनाने वाला बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी हमलावर है और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों ले रही है। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो? संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। बयान ने तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लेने में देर नहीं लगाई। चुनाव आयोग ने मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये बयान एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने वाला है
SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना है। झारखंड में इस प्रक्रिया का अभी पूर्वाभ्यास चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दल इसे चुनावी हथियार बना रहे हैं। नोटिस मिलते ही बड़बोले इरफान अंसारी को एहसास हो गया कि आलकमान को खुश करने के चक्कर में उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर सफाई दी। इरफान ने लिखा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मेरा बयान फर्जी BLO के लिए था। कुछ लोग फर्जी BLO बनकर गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। BLO चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण अंग है और सम्मानित पदाधिकारी भी। हालांकि पहली बार नहीं है जब इरफान अंसारी विवादों में आए। विवादित बयान देने में वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहे। इरफान ने SIR लागू होने पर भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी और भगवा रंग के मोबाइल फोन को बीजेपी की साजिश बताया था। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी राज्यों में लगभग 95% से ज्यादा काम हो चुका है। एक तरफ प्रशासन SIR प्रक्रिया को अच्छे से पूरी करके वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सियासी फायदे और तुष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्था को कटघरे में खड़ा कर लोगों में भ्रम फैला रहा है, लेकिन जागरूक जनता इस सियासी नौटंकी को इत्मीनान से देख रही है और समय आने पर अपने कीमती वोट बैंक के जरिए फेक नैरेटिव पर प्रहार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो SIR की प्रक्रिया देश के कई राज्यों में चल रही है, लेकिन जहां तहां से नेताओं की ओर से बयान भी सामने आ रही हैं। पहले बयान सामने आया था कोलकाता में ममता बनर्जी की ओर से, इसके बाद अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, तो वहीं अब झारखंड सरकार में मंत्री की ओर से ये बयान बताता है कि जो तमाम नेता हैं वो अभी से बिहार के चुनाव के बाद, बिहार में NDA की जीत के बाद बौखलाए हुए हैं और उन्हें साफ तौर पर SIR में खामी दिखाई दे रही है, जिसके चलते वो मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से झारखंड सरकार के मंत्री का संज्ञान लिया गया है, नोटिस दिया गया है और कड़ी कार्रवाई की बात भी यहाँ पे कही गई है। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अयोध्या जी की। राम मंदिर पर धर्मध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कल यानी विवाह पंचमी के मौके पर PM मोदी शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज विजय का प्रतीक है। ये 500 साल के संघर्ष के बाद अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है। लिहाजा पूरी अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको भी दिखाते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। सजा दो घर को गुलशन। अवधपुरी सज गई है। राम की नगरी में आस्था का सैलाब है। अवध में राम आए हैं। पूरी अवधपुरी राम नाम के जयकारों से गूंज रही है। अयोध्या में ऐतिहासिक पल का हर राम भक्त साक्षी बनना चाह रहा है और दूर दूर से राम भक्त नाचते गाते अवधपुरी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। 1000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजाया गया है और विदेशों से भी भक्त इस ऐतिहासिक पल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तैयारियों की बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथों में ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। अयोध्या में मेहमानों का आना शुरू हो गया है। सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। सरयू नदी के तट पर शाम की आरती में भक्तों की भीड़ नजर आई। राम मंदिर में पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे सप्त मंदिर जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में दर्शन करेंगे। करीब 11 बजे रामलला गर्भगृह में पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 बजे श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस धर्म ध्वजा पर ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह हैं। ये चिन्ह रघुकुल और सूर्यवंश की परंपरा का प्रतीक है। धर्म ध्वज पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है और धूप बारिश हवा से सुरक्षित रहेगा। कल के कार्यक्रम के लिए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस के कमांडो की तैनाती है। सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। 14 एसपी, 30 एएसपी, 90 डीएसपी को तैनात किया गया है। 15 कंपनी पीएसी और 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। यूपी पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी सुरक्षा में लगी है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की भी गश्ती लगातार दिखाई दे रही है। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की ओर खींचे चले आ रहे हैं, मगर सनातन और मोदी विरोधियों को ये चुभ रहा है, लिहाजा वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। सुनिए। ये इनवाइट किया गया, यदि मुझे बुलाया गया, यदि मुझे कार्ड दिया गया, तो सारा कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां पहुंचूंगा, हर हालत में पहुंचूंगा। वैसे तैयारियां लेने के लिए मैं देख रही हूँ कि मेयर जो है वो बार बार वहां पहुंच रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, सही से हो रहा है कि नहीं। आप जायजा लेने के लिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आपका क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। अभी कल भी हम गए थे, कल गए थे, देखा है। और मैं वहां से आया 10:30 बजे रात को, तो मैं तो गया था, जाऊंगा, लेकिन तैयारियों का जिम्मा जो है वो सरकारी लोगों के ऊपर है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब विपक्ष आस्था पर राजनीति करता हुआ नजर आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी इस तरह की ही बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अयोध्या नगरी में अब इस बयानबाजी का कोई मोल नहीं। हर जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।